आज के टाइम पे अगर हम बात करें वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी के बारे में तो हमें ऑक्सफोर्ड, स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी का नाम याद आता है। पर क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी के बारे में जो शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ और संरचना में लाजवाब थी? ये विश्वविद्यालय शिक्षा में तो अव्वल था ही, इसके साथ इसकी लाइब्रेरी भी देश विदेश से आने वाले स्कॉलर्स और छात्रों के लिए अट्रैक्शन का केंद्र थी। हाँ, आज हम बात करेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। तो खम्मा गणी दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब सांकला और आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के पहले और सबसे महान विश्वविद्यालय नालंदा के बारे में। नालंदा कोई एक संस्थान नहीं था, बल्कि यह एक विचारधारा थी, एक परंपरा थी जिसने पूरे एशिया और विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाया था। नालंदा की स्थापना आज से लगभग 1500 वर्ष पहले 5वीं शताब्दी में स्थापित हुई थी। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। यह न केवल भारत बल्कि चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान और दक्षिण पूर्व एशिया के छात्र और विद्वान अध्ययन करने आते थे। यह शिक्षा, संस्कृति और वैश्विक विचारों का केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त सम्राट कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुई। बिहार के राजगीर के पास स्थित यह विश्वविद्यालय प्रारंभ में बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए बनाया गया था, लेकिन समय के साथ यह न केवल बौद्ध शिक्षा बल्कि अन्य क्षेत्रों का भी प्रमुख केंद्र बन गया था। इसका नाम नालंदा 2 शब्दों से मिलकर बना है, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसमें नालम का अर्थ है कमल और दा का अर्थ है देना। इसका तात्पर्य ज्ञान का दान करना है। अगर बात करें इसकी संरचनात्मक की, तो नालंदा में लगभग 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक रहते थे। कहा जाता है कि यहाँ पर हर 7 स्टूडेंट्स पर एक टीचर हुआ करता था। यह पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था जिसमें भव्य कक्षाएं, पुस्तकालय, मठ और ध्यान के लिए विशेष कक्ष भी बनाए गए थे। गुप्त सम्राटों और बाद में पाल राजाओं द्वारा इसे भरपूर संरक्षण भी मिला था। नालंदा का पाठ्यक्रम बहुत ही विविध और व्यापक था। यहाँ बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, ग्रामर और साहित्य जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। नालंदा का पुस्तकालय, जो कि बाहर से आने वाले विद्यार्थियों और विद्वानों के लिए एक अट्रैक्शन का केंद्र हुआ करता था, क्योंकि उस वक्त में नालंदा का पुस्तकालय दुनिया का सबसे महान और विशाल पुस्तकालय था। नालंदा का पुस्तकालय, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, 3 मुख्य भूमों में विभाजित था: रत्न सागर, रत्न दधी, रत्न रंजन। यहाँ लाखों ग्रंथ और पांडुलियां शामिल थी। कहा जाता है कि पुस्तकालय इतना विशाल था कि जब इसमें इख्तियार खिलजी ने आग लगाई थी तो यह लगातार 3 महीनों तक जलता रहा था। और बात करें इसके प्रसिद्ध विद्वान और वैश्विक प्रभाव की, तो यहाँ पढ़ने वाले छात्रों में ह्वेन-त्सांग और इत्सिंग जैसे चीनी यात्री शामिल थे। ह्वेन-त्सांग एक चीनी ट्रैवलर थे जो यहाँ पढ़ने आए थे। उन्होंने अपनी एक किताब भी लिखी थी जिसमें उन्होंने ट्रैवलर के तौर पर नालंदा के बारे में हर चीज लिखी, जिस वजह से आज हम नालंदा के बारे में पढ़ रहे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और नागार्जुन जैसे महान दार्शनिक भी पढ़ते थे। वैश्विक विश्वविद्यालय भी था। यहाँ विभिन्न देशों के लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान, शांति और वैश्विक एकता का प्रतीक था। आज जब हम वैश्विक शिक्षा और संस्कृति की बात करते हैं तो नालंदा की कहानी हमें यह सिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। ह्वेन-त्सांग ने अपनी किताब में यह भी लिखा कि जब भी कोई छात्र नालंदा में प्रवेश के लिए आता था तो उनके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट भी होता था, और उनका पहला एंट्रेंस टेस्ट तो नालंदा का द्वारपाल ही ले लेता था, क्योंकि द्वारपाल हर भाषा में विद्वान था और वो हर भाषा में हर छात्र से पूछने की क्षमता रखता था। और जब कोई भी छात्र द्वारपाल से एंट्रेंस टेस्ट पास कर लेता था तो उसे प्रोफेसर तक जाने का मौका दिया जाता था। ह्वेन-त्सांग ने जब अपनी किताब लिखी तो उन्होंने कहा कि मैं मानता हूँ कि मैं एक बेहतरीन छात्र हूँ, पर यहाँ के द्वारपाल तो बहुत विद्वान है जिनका मुकाबला करना शायद पूरी दुनिया के लिए नामुमकिन है। नालंदा विश्वविद्यालय ऐसे ही फलता फूलता, पर इस पे कुछ आक्रमण हुए थे जिसने इसकी ख्याति को मिटा दिया। नालंदा पर कुल 3 आक्रमण हुए थे, जिसमें पहला आक्रमण था हुनों का आक्रमण, समुद्रगुप्त शासनकाल में हुआ था, और दूसरा आक्रमण था बंगाल के राजा गोदास द्वारा, जो कि हर्षवर्धन के राज में हुआ था। इसका कारण कुछ राजनीतिक था। और तीसरा और सबसे प्रभावी आक्रमण था बख्तियार खिलजी का, जो सेनापति बख्तियार खिलजी ने किया था। पर क्या आप जानते हैं बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर आक्रमण किया क्यों था? क्योंकि बख्तियार खिलजी एक इस्लामिक शख्स थे और वो गैर इस्लामिक शख्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। और जब बख्तियार खिलजी बीमार हो गए थे और सभी इस्लामिक हकीम उनके इलाज में लग गए थे, पर उनका इलाज संभव नहीं हो सका था। फिर एक इस्लामिक हकीम ने उन्हें कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद के प्राध्यापक आपका इलाज कर सकते हैं। पर पहले तो इख्तियार खिलजी इसके लिए मना करते
लेते हैं क्योंकि वो किसी भी गैर मुस्लिम से इलाज लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसके बाद जब इख्तियार खिलजी की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब हो गई तब इख्तियार खिलजी इसके लिए मान गए और जब नालंदा के आयुर्वेद के आचार्य को इख्तियार खिलजी के पास बुलाया गया तो इख्तियार खिलजी ने उनके सामने एक शर्त रखी कि आचार्य उनका इलाज बिना कोई मेडिसिन दिए करेंगे। आचार्य ने ये शर्त मान ली और फिर आचार्य ने इख्तियार खिलजी को एक कुरान की किताब दी और इख्तियार खिलजी को उसे पढ़ने के लिए कहा गया। इख्तियार खिलजी ने जब उस कुरान को पढ़ा तो पढ़ते पढ़ते ही इख्तियार खिलजी ठीक हो गए और जब इख्तियार खिलजी पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए तो वो पूर्ण आश्चर्यचकित हो गए और आचार्य से पूछा कि आपने मुझे कुछ भी मेडिसिन नहीं दी, उसके बावजूद मैं सही हो गया कैसे? तो आचार्य ने कहा कि आपने जिस कुरान को पढ़ा था उस कुरान के हर पन्ने पर मैंने दवाई लगा दी थी और आपने जैसे ही थूक लगा के पन्ने पलटे तो वो दवाई आप ग्रहण कर रहे थे। इस बात को सुनकर इख्तियार खिलजी बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उनमें घृणा की भावना और अधिक बढ़ गई। उनके मन में ये बात खल रही थी कि ये गैर मुस्लिम शख्स जिसने मुझे बिना मेडिसिन दिए मेरा इलाज कर दिया, अगर ऐसे शिक्षक फल फूल गए तो हमारा पूरे भारत पर राज करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद इख्तियार खिलजी को पता चला कि नालंदा के प्राध्यापकों का ज्ञान ग्रहण करने का मुख्य स्थान नालंदा का पुस्तकालय था। कुछ समय बाद इख्तियार खिलजी ने नालंदा के पुस्तकालय पर हमला किया और उसे पूरा जला डाला और वहाँ के जितने भी प्राचार्य अध्यापक थे उनको इख्तियार खिलजी ने मार डाला और सभी स्टूडेंट्स और जो भी स्कॉलर्स वहाँ आए हुए थे उस वक्त विश्वविद्यालय में मौजूद थे, खिलजी ने उन सबको मार डाला था, ये सोचकर कि अगर ये रह गई तो शिक्षा का विस्तार होता चला जाएगा। उसके बावजूद यूएन संघ ने बचते बचाते कुछ संस्कृत की किताबें अपने साथ ली और चीन रवाना हो गए थे। बताया जाता है कि इख्तियार खिलजी ने जब नालंदा का पुस्तकालय जलाया तो यह लगभग 3 महीनों तक जलता रहा था। हालांकि इसके बावजूद भी नालंदा विश्वविद्यालय खत्म नहीं होता अगर यहाँ का राजवंश नष्ट न होता। उसके बाद इख्तियार खिलजी ने पूरे बिहार पर हमला किया और इख्तियार खिलजी बिहार पर राज करने वाले पहले मुस्लिम शासक भी बने थे। नालंदा का इतिहास हमें यह सिखाता है कि ज्ञान और शिक्षा को संरक्षित और पोषित करना कितना महत्वपूर्ण है। नालंदा ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को प्रेरित किया था। यदि आप 1 वर्ष का विचार करते हैं तो आप अनाज लगेंगे, यदि आप 10 वर्षों का विचार करते हैं तो वृक्ष लगेंगे, लेकिन यदि आप 100 वर्षों का विचार करते हैं तो लोगों को शिक्षित कीजिए। हालांकि 2010 में भारत सरकार द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को पुनः स्थापित किया गया था, जिसका विचार सबसे पहले 2006 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय में देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं और यह विश्वविद्यालय प्राचीन नालंदा की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आधुनिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए बनाया गया है।